3 नवंबर 1984 लिसा मैकवे रेस्टोरेंट से छुट्टी लेकर वापस अपने घर जा रही थी, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट पर काम किया करती थी और आज के अगर टाइम को देखा जाए तो काफी ज्यादा वो लेट हो चुकी थी, क्योंकि उसकी एक कोवर्कर बीमार होने के कारण अपने काम पर नहीं आ पाई और लिसा के बॉस ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो डबल शिफ्ट लगा ले। लिसा को भी अपने घर पर जाकर इतना ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं था, तो वो इस बात के लिए मान गई और इसी के चलते वो रात को लगभग 2 बजे रेस्टोरेंट से निकलती है। जब लिसा अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसने फील किया कि शायद कोई गाड़ी वाला उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी आई कि इतनी रात कोई उसका पीछा क्यों करने लगा और हो सकता है ये कोई और नॉर्मल गाड़ी हो। कुछ ही देर बाद वो गाड़ी उसे ओवरटेक कर थोड़ा आगे निकल गई। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद लिसा ने देखा कि वो गाड़ी एक चर्च के बाहर खड़ी है और वो चर्च भी उसी रास्ते में आता था जहां से लिसा अपने घर पर जाती थी। उसने फिर भी उस गाड़ी की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो उसके पास से निकल गई, लेकिन उसके दिमाग में ये बात अभी भी चल रही थी कि इतनी रात को जब 2 बज चुके हैं तो यहाँ चर्च में कौन प्रेयर करने के लिए आया होगा। और यही बात सोचते सोचते वो आगे निकल पड़ती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो गाड़ी फिर से उसका पीछा करने लगती है और जब लिसा एक बिल्कुल सुनसान जगह पर पहुंच चुकी थी तो वो गाड़ी उसके आगे आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकल कर आता है। लिसा को कुछ समझ नहीं आया और उसके पास सिर्फ एक साइकिल थी। अगर बाइक वगैरह होती तो हो सकता है वो वहां से भाग जाती उसे लेकर, लेकिन इस टाइम उसके पास सिर्फ एक साइकिल थी। तो उसने वहीं पर रुकने का डिसाइड किया और पूछने की कोशिश की कि ये सामने से आ रहा बंदा ये कौन है और ये मुझसे क्या चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति सामने से आ रहा था उसने लिसा के पास आकर उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। लिसा इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाई कि यहाँ पर क्या चल रहा है और इस व्यक्ति को मैं बिल्कुल भी जानती भी नहीं और ऐसी भी कोई हरकत नहीं हुई कि मैंने इसकी गाड़ी को किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचाया हो, तो ये मेरा पीछा करके यहाँ पर मेरे पास क्यों आया है और अब मेरी कनपटी पर इसने बंदूक क्यों रखी है। उस व्यक्ति ने कहा कि तुरंत तुम अपनी साइकिल यहीं पर छोड़ दो और मेरे साथ चलकर गाड़ी में बैठ जाओ। लिसा के हाथ में कुछ भी नहीं था और अभी तक उसने उस व्यक्ति को अच्छे से देखा भी नहीं था, क्योंकि उसने अपने मुंह को कवर कर रखा था और इतनी ही देर बाद उस व्यक्ति ने लिसा की आंखों पर पट्टी बांध दी। जब वो व्यक्ति उसकी आंखों पर पट्टी बांध रहा था तो लिसा ने अपने आप को टाइट करने की कोशिश की और उसने बिल्कुल उसी तरह का ट्राई किया जैसे कि आमतौर पर जब पट्टी बांधी जाती है तो जैसे ही कोई नॉर्मल होता है तो वो पट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, और ऐसा ही कुछ लिसा ने भी किया। इतना सब करने के बाद वो व्यक्ति लिसा को अपने साथ अपनी गाड़ी में आगे ले जाकर आगे वाली सीट पर बैठा देता है और ड्राइव करने लगता है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद राइट लेफ्ट काफी जगह मोड़ने के बाद वो एक घर में पहुंचता है। लिसा सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि अब मैं कहां पर थी और ये व्यक्ति कितनी बार इसने किस साइड में गाड़ी मोड़ी है और अब ये मुझे कहां पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो जब वो व्यक्ति लिसा को गाड़ी से उतारकर एक घर में लेकर जाता है तो लिसा ने अंदाजा यही लगाया कि ये शायद इसका घर होगा, लेकिन लगातार वो सीढ़ियों पर उसे चढ़ाता ही जा रहा था, जिससे लिसा ने ये अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये किसी न किसी बिल्डिंग में रहता है। और कुछ ही देर बाद वो लोग एक कमरे में पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद उस आदमी ने लिसा का काफी बुरे तरीके से रेप किया। लिसा लगातार उससे एक ही बात बोल रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, जो कुछ भी तुमने किया है मैं इन सब चीजों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन वो व्यक्ति था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और लगातार उसका रेप ही करता जा रहा था। अभी भी लिसा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसने ये फील किया कि जो ये व्यक्ति है जो मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया है और अब मेरा रेप कर रहा है, ये किसी भी तरह से मुझे गुस्से में दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ और सिर्फ बैठकर या तो उसका रेप ही कर रहा था या फिर अपना खाना वगैरह खा रहा था और बीच बीच में लिसा से बातें कर रहा था। तो लिसा ने उस व्यक्ति से और ज्यादा बातें करने की कोशिश की और बीच बीच में उससे ये विश्वास दिलाने की भी कोशिश की कि अगर वो उसे वापस इसी तरह छोड़ देता है तो वो वापस जाकर किसी को कुछ नहीं बताएगी। और इसी तरह बातों बातों में लिसा ने उस व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पर टॉयलेट कहाँ पर है, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन उस व्यक्ति ने बिल्कुल साफ साफ इस बात से मना कर दिया कि तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाना और यहीं पर बैठी रहो। लेकिन लिसा ने उसके सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की और देखते ही देखते वो व्यक्ति मान भी गया। लिसा बाथरूम में जाती है और वहां पर जाने के बाद
बाद उसने पूरे के पूरे बाथरूम में जगह जगह पर हाथ लगाना शुरू किया और अपने जितने भी एविडेंस वो अपने तरीके से छोड़ सकती थी उन सबको उसने छोड़ने की कोशिश की, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो उसकी आंखों की पट्टी काफ़ी ज़्यादा ढीली हो चुकी थी और इसी ढीली पट्टी के कारण जब वो गाड़ी में बैठी थी तो वहाँ पर उसे और कुछ तो ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई और ना ही उसे कुछ दिखाई दी, लेकिन उसे दिखाई पड़ता है उस गाड़ी के जो डैशबोर्ड पर लिखा हुआ था डॉर्ज मैग्नम, यानी कि वो डॉर्ज मैग्नम कंपनी की गाड़ी थी और उसके अगर नीचे कारपेट की बात की जाए तो वो पूरी तरह से लाल था। जब उसे उसका किडनैपर उतार कर ला रहा था तो उसने ये भी चीज़ देखी कि उसकी लाल रंग की गाड़ी है और इस टाइम अगर देखा जाए तो उसकी वो पट्टी और भी ज़्यादा ढीली हो चुकी थी। वो उस पट्टी के सहारे ही वहाँ आसपास में थोड़ा कुछ देखने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है मैं यहाँ से इससे बचकर निकल भी जाऊं तो जाकर पुलिस को मैं बताऊंगी क्या। तो उसने वहाँ पर अपने सारे के सारे एविडेंस छोड़ने की कोशिश की और इसी के साथ बिना शोर शराबे के वो वापस उस कमरे में आ जाती है। उसने वापस आकर उस व्यक्ति से पूछा कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, प्लीज़ अब मुझे जाने दो और मैं तो तुम्हें पहचानती तक नहीं, जैसा कुछ भी तुम चाहते हो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी कि मेरा किसी भी तरह से किडनैपिंग हुई थी और ऐसा कुछ किडनैपर ने मेरे साथ किया था, तो प्लीज अब मुझे जाने दो। लेकिन उस व्यक्ति ने दूसरी तरफ अपनी जो रिवॉल्वर रखी हुई थी उसे लोड करना शुरू कर दिया। लिसा को समझ आने लगा था कि हो ना हो ये अब अपनी गन लोड कर रहा है, हो सकता है अब ये मुझे मार डाले। तो उसने उसके सामने और ज्यादा दरख्वास्त करनी शुरू की और उसने कहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं वापस जाने के बाद तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी किसी को भी और तुम नहीं पकड़े जाओगे, और इतनी क्या खुंदक तुम्हारे अंदर घुसी है कि तुम मेरी जान लेने पर ही तुले हुए हो। तो उस किडनैपर ने कहा कि सारी की सारी महिलाएं एक जैसी होती हैं। तो लिसा ने उससे पूछने की कोशिश की कि तुम ऐसा कुछ क्यों बोल रहे हो और महिलाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उस किडनैपर ने कहा कि एक समय में मेरी भी शादी हुई थी, मेरी जिंदगी बड़े ही मजे से चल रही थी, लेकिन मेरी पत्नी बेवफा निकली और सारी की सारी महिलाएं ऐसी ही होती हैं। तो मैंने उसी दिन से डिसाइड कर लिया कि जो मेरी वाइफ ने मेरे साथ किया है उसका बदला मैं बाकी महिलाओं से लूंगा। तो लिसा ने उसके सामने रिक्वेस्ट करनी शुरू की। उसने कहा कि मेरे घर पर मेरे एक पिता हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार हैं और 1.5 साल से मैं ही सिर्फ उनका देखभाल कर रही हूँ। अगर टाइम पर मैं उनके पास नहीं गई, उन्हें दवाई वगैरह नहीं दी तो वो मारे जाएंगे। किडनैपर ने कहा कि तुम्हारे घर पर और कौन कौन मौजूद है, वो भी तो उनका ख्याल रख सकते हैं। तो लिसा ने कहा कि काफी दिनों पहले जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी माँ ने मेरे पिता को धोखा दे दिया और इसी तरह वो मुझे और मेरे पिता को इसी तरह छोड़कर चले गए जैसे कि आपकी वाइफ गई थी। और आज की अगर कंडीशन देखी जाए तो मेरे पिता काफी बड़े ही बुरे तरीके से बीमार हैं। उनकी दवाई पानी का खर्चा उठाने के लिए मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और इसी तरह हर रोज मैं उन्हें दवाई देती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ और अगर उन्हें देखा जाए तो उनकी देखभाल करने के लिए मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं। और तुम अगर मेरे साथ कुछ भी करते हो तो तुम सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं जबकि 2 लोगों की जान लोगे, और उनमें से भी एक तो उसकी जिसकी वाइफ तुम्हारी वाइफ की तरह ही धोखा देकर वापस चली गई। उनकी देखभाल सिर्फ मैं करती हूँ और अगर आज मैं वापस नहीं जाती हूँ तो वो भी मारे जाएंगे। ये सभी बातें सुनकर किडनैपर कुछ समझ नहीं पाया और वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में चला गया। वो खुद से ही बातें करने लगा कि मुझे इस लड़की को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो एक और बेकसूर मारा जाएगा जो कि बिल्कुल मेरी तरह परेशान है। लेकिन बीच बीच में वो ये बात भी बोल रहा था कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये पुलिस के पास जाएगी और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आकर मुझे पकड़ लेगी और मैं किसी भी तरह से कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन इसी बीच लिसा भी काफी बार गिड़गिड़ाती है और आखिर में किडनैपर ने यही डिसाइड किया कि मैं इसे छोड़ दूंगा। उसने लिसा को अपने साथ लिया, गाड़ी में बैठाया और वापस उसी तरफ निकल लिया जहां से वो लिसा को लेकर आया था। इस बात को बीते हुए लगभग 20-22 घंटे बीत चुके थे। अभी तक अगर देखा जाए तो लिसा के घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। वो लिसा को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहां पर जाकर उसने अपनी गाड़ी की खिड़की खोल दी जहां से लिसा बाहर निकलती है और उसने लिसा के पास से जाने से पहले उसे ये बात कही कि मैं यहाँ से जब तक चला नहीं जाता तुम्हें अपनी ये पट्टी नहीं खोलनी है और अगर तुम खोलती हो तो तुम अपनी जान गंवा दोगी और यहाँ से जाने के लगभग 5 मिनट बाद तुम अपनी ये पट्टी खोल लेना। तो लिसा ने कहा कि ठीक है, जैसा कुछ भी तुम कहते हो, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत। गाड़ी जाए हुए लगभग 5 मिनट बीत चुके थे तो लिसा ने अपनी आंखों की पट्टी खोली। अब फिर से रात हो चुकी थी और वहां पर कोई भी नहीं था।
तो लिसा तुरंत अपने घर पर पहुंचती है जहां पर उसके घर वाले उसका वेट कर रहे थे। उसके घर पर पहुंचते ही उसके घर वालों ने उसे पीटना शुरू किया और उससे पूछना शुरू किया कि पिछले 20 से 25 घंटों से तुम कहां पर थी। लिसा ने सारा मामला बताया कि इस तरह किसी ने मेरा किडनैप कर लिया था और उसके बाद वो मुझे इस तरह वापस छोड़कर गया है। इसी बीच उसके घर वालों ने पुलिस के पास भी कॉल किया और उन्हें बताया कि इस तरह ये वापस आ चुकी है और ये ठीक ठाक है। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि ये एक नाबालिग लड़की है जिसका अपहरण हुआ था, तो हमें इसका बयान लेना होगा और बयान के तौर पर प्लीज आप लोग इसे एक बार हमारे पास भेज दीजिए। लिसा को जैसे ही पुलिस स्टेशन भेजा जाता है तो वहां पर एक लेडी पुलिस आती है और उसने लिसा से पूछताछ करनी शुरू की। लिसा ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा कुछ बताया, लेकिन उस लेडी पुलिस ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया और उसने कहा कि बेटा अगर तुम बाहर पार्टी वगैरह कर रही थी तो हमें साफ साफ बता दो। जिस लड़की का रेप हुआ हो वो बिल्कुल आराम से बैठकर इतनी सफाई से सारा कुछ कैसे बता सकती है। तो लिसा को गुस्सा आने लगा और उसने कहा कि मैं अब आगे का जितना भी मेरे साथ हुआ था वो मैं आपको नहीं बताने वाली। प्लीज आप लोग एक काबिल ऑफिसर को मेरे पास भेजिए और मैं उसको ही ये सारी की सारी बातें बताऊंगी। तो वहीं पर मौजूद दूसरे इंस्पेक्टर सर्जेंट लैरी पिकट वहां पर आते हैं और उन्होंने सबसे पहले अपने पर्स को खोला और उससे एक फोटो निकाली और लिसा के सामने रख दी और उसने कहा कि बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, ये देखो ये मेरी बेटी है और ये तुमसे 1-2 साल बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। तुम भी बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास करूंगा। तुम प्लीज सारा कुछ सच सच बताना। I was asked by my detective to go and talk to her, and I did talk to her. I took my wallet out of my jacket and showed her the picture of my daughter. And I told her, this is my daughter, she's your age, there's nothing I won't do to protect her. And I'm going to protect you. और लिसा ने भी उस पर विश्वास किया और सारा का सारा मामला बताया कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या बीता था और आखिर में क्या हुआ। उस इंस्पेक्टर ने सारी की सारी रिपोर्ट बनाई और आखिर में लिसा को घर जाने के लिए बोल दिया। 2 दिन बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लिसा के घर पर इंस्पेक्टर ने कॉल किया, लेकिन इस टाइम उसके घर वालों ने फोन उठाया और उसने कहा कि सर आप भी किस बच्ची की बातें मान रहे हैं, हो ना हो ये बाहर कहीं ना कहीं पार्टी वगैरह कर रही होगी और ये आपके सामने वैसे ही किसी तरह का दिखावा कर रही है। तो पुलिस ने फिर से उसके घर वालों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और उसने कहा कि ये एक इन्वेस्टिगेशन है, किसी तरह का कोई मजाक नहीं कि हम लोग अपने शौक के लिए कर रहे हो। तो लिसा के घर वाले फिर से उसे पुलिस स्टेशन भेज देते हैं और जैसे ही लिसा पुलिस स्टेशन में आई तो पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद उससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ कि तुम्हारे घर वाले तुमसे चाहते क्या हैं, क्या वो सच में ही तुम्हारा ख्याल रखते हैं या फिर वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ बीता है, जो कुछ तुमने मुझे बताया है वो सारा का सारा इतना ज्यादा खौफनाक था और वो है कि तुम्हारी इन सभी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे। तो लिसा ने पिगट को बताना शुरू किया कि असल में अगर सर देखा जाए तो ये मेरे घर वाले मेरे माता पिता नहीं जबकि मेरे नाना नानी हैं, और नाना नानी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी नानी। दूसरा जो व्यक्ति उनके साथ रहता है वो तो मेरी नानी का बॉयफ्रेंड है। पिगट ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि तुम्हारे फिर माता पिता कहाँ पर हैं और तुम उनके साथ क्यों नहीं रहती। तो लिसा ने बताया कि सर मेरे माता पिता की शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद वो दोनों अलग हो गए और मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी। मेरी माँ पूरी तरह से पियक्कड़ थी और पूरा का पूरा दिन नशे में टन रहा करती थी। हमारे घर पर और भी काफी सारे बच्चे थे और सबकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होता था और मेरी माँ को अगर देखा जाए तो वो सारा का सारा अपना नशे का प्रबंध करके एक जगह सेट रहा करती थी। वहीं पास में ही एक ऐसा व्यक्ति रहा करता था जिसने ये कंप्लेंट पुलिस में कर दी और बच्चों की जो देखभाल करने वाली संस्था होती है वो हम लोगों को उस घर से निकाल लेती है और अनाथालय में डाल देती है। और इसके साथ ही वो लोग हमें अक्सर कुछ ऐसे लोगों के पास भी भेज दिया करते थे जो कि और बच्चों को पाल लेते हैं और इसके बदले संस्था उन्हें पैसे देती है। काफी दिनों तक मैं ऐसे ही घरों में भी रही हूँ जहाँ पर मेरे घर भी बदलते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब मेरी नानी ने मेरी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि ये मेरी नातिन है और मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। और मेरी नानी के घर पर आने के बाद वो पहला टाइम था जब मैं अपनी नानी के घर को अपना घर समझने लगी थी और वहां पर आकर सच में ही मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। मैं काफी दिनों तक वहां पर रहती हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम आने लगी मेरे नानी के बॉयफ्रेंड से। वो अक्सर मेरी नानी से मिलने के लिए हमारे घर पर आया रहता
था और उसने काफी बार मुझे टच करने की कोशिश की। लेकिन एक रात ऐसी भी आई जब आधी रात को मेरी नींद खुलती है और मुझे पता चलता है कि मेरी नानी का बॉयफ्रेंड मेरे कमरे में बिना कपड़ों के खड़ा है और उसने उस रात मेरा काफी ज्यादा रेप किया। अगली सुबह होते ही मैंने अपनी नानी को ये सारी की सारी बातें जाकर बताई, लेकिन मेरी नानी ने मेरी साइड लेने की बजाय मुझसे ही ये सारी की सारी बातें कही कि ये जो घर चल रहा है, घर का जितना भी खर्चा चल रहा है, वो नानी के उस बॉयफ्रेंड के कारण चल रहा है। अगर मैं चुप रहती हूँ तो ये सारा का सारा मामला इसी तरह चलता रहेगा, नहीं तो मैं फिर से इसी तरह अनाथालयों में घूमती फिरूंगी और इसी हालत में मैं यहाँ पर इस घर में 3 साल से रह रही हूँ। अगर देखा जाए तो शोषण मेरे नानी के घर पर भी मेरा काफी ज्यादा हुआ है। पिंगरटन ने कहा कि तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ज्यादती हुई है और जो जो इसमें शामिल था अब हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले उन लोगों ने शुरुआत की उसके किडनैपर से। इंस्पेक्टर ने लिसा से सारी की सारी बारीक बातें पूछने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो कि तुम उस किडनैपर के बारे में हमें बता सकती हो। तो लिसा ने वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें उन्हें बताना शुरू किया कि उसके पास एक डॉर्ज मैग्नम गाड़ी थी, लाल रंग की थी, उसके नीचे एक लाल रंग का ही कारपेट बिछा हुआ था, गाड़ी के डैशबोर्ड पर उसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ था। और इस टाइम अगर बात की जाए उसके घर के बारे में तो वहां पर भी मैंने बाथरूम में काफी जगह पर अपने फिंगरप्रिंट छोड़ रखे हैं। और वापस आते टाइम जब उसने अपनी गन को लोड कर लिया था और जब वो मुझे छोड़ने के लिए आ रहा था तो उसने रास्ते में एक एटीएम से पैसे भी निकलवाए थे। पुलिस ने सारी की सारी उन गाड़ियों के बारे में छानने की कोशिश की जो कि इस कंपनी की थी, उस इलाके में थी और उस रात एक्टिव रही थी। और दूसरी तरफ वहां पर मौजूद सारे के सारे एटीएम से भी जानकारी निकालनी शुरू की कि पिछले इन दिनों में रात के समय किन लोगों ने पैसे निकाले थे। और जब पुलिस वालों ने ये सारी की सारी चीजें फिल्टर की और जचाने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके पास ये गाड़ी थी, ये उस रात वहां पर था और उसने पैसे भी निकलवाए थे, तो उन लोगों के सामने आता है बॉबी जो लॉन्ग। I couldn't really believe I did it. They've tried to portray me like I was some kind of a creature, right? I was just like everybody else out there. Probably 99.9% of the time, I was normal as he is or anybody else is. But there's that 1% of the time or whatever that there's some kind of a problem there. ये इन सारी चीजों में बिल्कुल फिट था और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो इसकी वाइफ के साथ इसके काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहे थे और अब वो बिल्कुल अकेला था। पुलिस ने लिसा के सामने 6 तस्वीरें रखी और उनमें से अंदाजा लगाने को बोला कि तुम क्या इनमें से किसी को पहचान सकती हो। जिस टाइम वो तुम्हें लेकर गया, तुम्हारे साथ उसने काफी सारी बातें की और काफी सारा टाइम स्पेंड किया था, तो क्या तुम सिर्फ अंदाजा लगा सकती हो। और उसने अंदाजे के तौर पर उन 6 तस्वीरों में से बॉबी को ही चुना। बॉबी को पकड़कर लाया गया और उससे सारी की सारी पूछताछ की गई तो उसने इन सभी बातों से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस उसके घर पर जाती है और वहां पर जब उसके बाथरूम में लिसा के फिंगरप्रिंट्स को पाती है, उसके गाड़ी से भी पुलिस वालों ने काफी सारे लिसा के एविडेंस को जब पाया तो उससे और ज्यादा सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की और इसके बाद बॉबी ने सारी की सारी कहानी खुद ही बता दी। इसके अलावा भी पुलिस ने बॉबी से काफी सारी पूछताछ की और उसके पास जो गन थी, उसकी बुलेट्स को, उसके और एविडेंस को और कत्ल से मिलाकर देखा और पुलिस वालों को पता चलता है कि जो पिछले 1 साल से काफी सारे मर्डर हुए हैं और इसी तरह लिसा को तो इसने छोड़ दिया, लेकिन काफी सारी ऐसी लड़कियां और भी मौजूद थी जिसका पहले तो इसने इसी तरह से रेप किया और उसके बाद उनको मारकर कहीं कहीं पर फेंक दिया और आज से पहले लगभग इसने 8 से 10 और लड़कियों को भी इसी तरह रेप करके मार डाला था। तो दूसरी तरफ केस उसकी दादी के बॉयफ्रेंड पर भी चलता है और बॉयफ्रेंड को भी हिरासत में ले लेती है। और जब उसे हिरासत में लिया गया तो लिसा ने पिंगरटन से कहा कि सर, ये जो रात हुई थी जब मैं किडनैप हुई थी, ये वो रात थी जब मैं घर पर जाकर सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या करने वाली थी, क्योंकि मैं इस व्यक्ति से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी और दूसरी तरफ अगर इसे देखा जाए तो ये लगातार रेप ही करता जा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ शोषण का सामना किया था और इन सब चीजों से तंग आकर मैं आज अपनी जान देने वाली थी। लेकिन उस रात मेरा जो बॉस था उसने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज मैं एक शिफ्ट और लगा लूं, क्योंकि जो मेरे साथ काम करने वाला व्यक्ति है वो आज थोड़ा बीमार है। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि घर पर जाकर भी तो मैंने सिर्फ सुसाइड करना है, तो क्यों न मैं जाते जाते किसी की कोई ना कोई मदद कर दूं।
उस टाइम रात को 2 बजे मैं निकलती हूँ अपनी शिफ्ट पूरा होने के बाद, और अपने घर पर जब मैं साइकिल से जा रही थी तो रास्ते में इस व्यक्ति ने मुझे किडनैप कर लिया। इसने जैसे ही मेरी कनपटी पर बंदूक रखी तो मुझे कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ और मेरे दिमाग में यही बात आई कि मुझे मरना तो है ही, मुझे घर पर जाकर भी मरना है, और ये व्यक्ति अगर गन भी चला देता है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे कर थोड़ी ही देर बाद मुझे इसकी गन से डर लगने लगा, क्योंकि जब मुझे फील होने लगा कि अब मैं सच में ही मारी जाऊंगी तो मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा और घर पर जाकर शायद मैं सुसाइड कर लेती। लेकिन इस व्यक्ति के साथ जब मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में पाया तो मुझे अपनी लाइफ से प्यार हो गया। लिसा की दादी के बॉयफ्रेंड पर अभी केस चल ही रहा था कि वो इसी केस के बीच हार्ट अटैक के कारण मारा गया, और अब सिर्फ और सिर्फ पीछे बचा था तो वो था बॉबी, जिसे जुलाई 1986 में मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इसकी सजा में लगातार देरी हो रही थी और 23 मई 2019 आते आते इसे आखिरी बार इसका मनपसंद खाना खिलाया गया और उसके बाद इसे जहर का इंजेक्शन दे दिया गया। और लिसा की जिंदगी को अगर देखा जाए तो वो इतनी पूरे तरीके से बदल चुकी थी कि अगर आज उसे देखा जाए तो वो वहीं पर मौजूद पुलिस में भर्ती हो चुकी है, और इसी तरह जिस तरह की उसके ऊपर अत्याचार हुए थे ऐसे ही और लोगों की मदद कर रही है। और इसके अलावा वो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुकी है। वैसे दोस्तों, जिंदगी में बीतने वाला एक छोटा छोटा पल काफी बड़ा बदलाव कर जाता है, जिसका उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोग इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अर्चना पटेल को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।